नमस्कार। हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे थे और हमने वास्तविक संख्याएं पहले पार्ट के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कर चुके थे। आज हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। तो 16वां प्रश्न है √2 और √3 है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि √2, √3, √5, पाई और इसके अलावा और भी कई प्रकार की संख्याएं, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं होती है। प्रश्न संख्या 17 3√3 हैं। तो ध्यान रखना, अभी अभी मैंने बताया था कि √3 अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या बन जाती है। प्रश्न संख्या 18, ये एक संख्या लिखी हुई है और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को जानने से पहले हमें ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत आवर्ती और तीसरा यहाँ पे होता है अशांत अनावर्ती। तो शांत के अंतर्गत ऐसी दशमलव संख्याएं आती है जो दशमलव के बाद खत्म हो जाती है, यानी कहीं ना कहीं पे वो समाप्त हो जाती है, जैसे कि 25.7, जैसे कि 0.89245। तो देखिए दशमलव के बाद ये संख्या रुक गई है। यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद ये संख्या रुक गई है, अनंत तक नहीं जा रही। तो ऐसी संख्याएं तो शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होगी, जैसे कि 28.5555। तो ये अशांत आवर्ती है। डॉट 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 का मतलब 5 आता चलता रहेगा। जैसे कि कोई संख्या 120.151515। तो यहाँ पर देखिए 1 5 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती है। तो ये दोनों की दोनों दशमलव संख्याएं ये होती है परिमेय संख्या। इनको हम कह सकते हैं ये है परिमेय संख्या। लेकिन अशांत अनावर्ती क्या होता है कि ये भी संख्या अनंत तक होती है, लेकिन इसमें किसी संख्या रिपीट नहीं होती, पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता। जैसे कि यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए पॉइंट के बाद इधर आया 1 2 यानी 12, हम ऐसे कह देते 12। फिर आया 112, फिर आया 1112, फिर आया 11112। यानी कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही। रिपीट का मतलब 12 12 12 ऐसे नहीं आ रहा है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल और हम लिखते हैं 50.01, 001, 0001 और ये ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी अशांत अनावर्ती है। और अगर ऐसा दशमलव प्रसार आता है तो ये होगा अपरिमेय संख्या। तो बहुत ही अच्छा सा इस डायग्राम को आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप इन प्रश्नों को नोट कर रहे हैं तो इस डायग्राम को भी नोट कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है, ये दशमलव प्रसार आया है अशांत अनावर्ती का। और बताया था कि अशांत अनावर्ती का मतलब होता है ये अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है π/2 में क्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, कोई इसमें कठिन सा प्रश्न था नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शन सी को √3 अंश में भी है, √3 हर में भी है। तो √3 से √3 कट गया और यहाँ पे बचता है सिर्फ 2। तो 2 यही तो परिमेय संख्या है। बात करते हैं √6, तो √6 अपरिमेय है। √5 ये भी अपरिमेय है। और √3 अभी बताया था, अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या के साथ जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा अपरिमेय मिलता है। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय और ये भी अपरिमेय। और यहाँ पे खाली 2 आया, तो 2 तो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 336 और 64 का HCF यानी मसप निकालना है। मसब निकालने के लिए 2-3 विधियां हैं। यहाँ पर मैं सिंपल सा मेथड यूज कर रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन विधि। और यूक्लिड विभाजन विधि देखिए, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं इस चीज को नहीं लिख रहा हूँ a = BQ
प्लस आर। मैं इसको ऐसा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ HCF निकालना है और यहाँ पे सीधा हमें ऑप्शन पे टिक करना है, तो मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ। और इसमें कुछ नहीं करना होता, यूक्लिड विभाजन विधि में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना होता है। तो 336 में मैं 64 का भाग दे देता हूं। तो जब भाग देता हूं 64 का, तो यहाँ पे 5 बार भाग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 320। इसको माइनस करते हैं, माइनस करने पे 16 आ जाएगा। अब शेषफल 0 नहीं आया, तो ध्यान रखना जब शेषफल 0 नहीं आता तो इस वाली संख्या को मैं आगे ले लूंगा। अब 16 का भाग दे दूंगा। अब 16 का भाग 4 बार जाता है, 64, और शेषफल आ गया है 0। तो शेषफल 0 आया, किसके कारण आया था? 16 का भाग देने पर, तो इसलिए HCF इसका 16 ही होगा। ये यूक्लिड विभाजन विधि है। अगला प्रश्न, किन्हीं दो विभिन्न संख्याओं के HCF और LCM के बीच संबंध होगा। तो ध्यान रखना HCF छोटा होगा और LCM हमेशा बड़ा निकलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि 306 और 657 का HCF 9 है तो इसका LCM होगा। तो ध्यान रखना ये दोनों संख्याएं दे रखी है, इसका HCF पता है लेकिन LCM पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। A इंटू बी इक्वल HCF इंटू LCM। यहाँ पे ये LCM है। A और B का मतलब है ये दोनों संख्याएं। तो A यहाँ पर है 306, B यहाँ पर है 657, HCF दे रखा है 9 और LCM हमें निकालना है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का गुणा करने पे आने वाला है 2,01,042 बराबर 9 इंटू LCM। तो LCM निकालने के लिए इस 9 का पक्षांतर कर देंगे और पक्षांतर करने पर गुणा भाग में बदल जाएगा। भाग 9 बराबर LCM। तो 9 का जब मैं भाग दे दूंगा तो हमारे पास LCM आ जाएगा और भाग देने पे आंसर मिलेगा 22,338। ऑप्शन चेक कर लेते हैं है क्या ऑप्शन ये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे लिखा है 8, 9 और 25 का HCF। यहाँ पे अब मैं दूसरे मेथड को भी आपको समझा देता हूँ HCF कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अंदर 2 का भाग जाता है 4 बार, फिर 2 का भाग जाता है 2 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसका मतलब 8 को मैं लिखूंगा 2 की घात 3 क्योंकि 2 3 बार आ रहा है। अब बात करते हैं 9। तो 9 के अंदर 3 का भाग जाता है 3 बार, फिर 3 का भाग जाता है 1 बार। तो 9 को लिखूंगा 3 की घात 2 क्योंकि 3 2 बार आ रहा है। और किसका निकालना है? 25 का। तो 25 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा यहाँ पर 1 बार। तो यहाँ पे 5 कितनी बार आया? 2 बार आया। अब हमें निकालना है HCF। तो ध्यान रखना मैं ऐसे प्रश्न भी करवा चुका हूं। तो HCF कैसे निकालते हैं ध्यान रखना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कौन सी संख्या तीनों में है। तो यहाँ पर तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। ध्यान रखना HCF में हमें वही लेना है जो संख्या तीनों में है, और अगर तीनों में है तो हमें वो संख्या लिखनी है जिसकी घात छोटी हो। तो ध्यान रखें यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है। तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5, तीनों ही अलग। तो जब तीनों ही अलग हैं तो उस कंडीशन में हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान लो एक मैं ऐसा ही प्रश्न यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे कहता है 8 और 4 का HCF निकालो। तो देखिए 8 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 8 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 की घात 3 और 4 का अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो आएगा 2 की घात 2। तो इस कंडीशन में हम HCF कैसे निकालेंगे? ध्यान रखना हमें तो ये चेक करना है कि कौन सी संख्या इन सब में आ रही है, इन दोनों में आ रही है। तो देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और जब यानी 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, और कॉमन में हमें वो संख्या लिखनी है जिसकी घात कम हो। तो कम घात इसमें है तो इसका HCF होगा 2 की घात 2, इसका मतलब 4। ये ध्यान रखना है, HCF का प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, यदि b बराबर 3 तब किसी भी पूर्णांक को निरूपित किया जा सकता है। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न है यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे b बराबर 3 दिया है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो R होता है
जो आर होता है वो हमेशा 0 से शुरू होगा। आर का यहाँ पे मतलब है शेषफल, तो आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना जो आर का मान होता है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। ध्यान रखना r का मान 0 से शुरू करना है और b से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे b बराबर 3 है, तो देखिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो b की जगह तो 3, q का q, अब जो r है पहले तो मैं 0 लिखूंगा। अब 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने पे क्या आएगा, ये। अब मैं क्या करूंगा, r का मान मैं 1 भी रख सकता हूं क्योंकि b से छोटा, तो b से छोटा, b यहाँ पे 3 है तो 3 से छोटा क्या क्या होगा, 0, 1 और 2, तो 3q + 1 और आ जाएगा 3q + 2, क्योंकि इससे छोटा होना चाहिए, b से छोटा, तो 3 से छोटा तो 2 ही है। तो ये ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मिल रहे हैं, 3q + 1, 3q + 2, तो ये हमारा आंसर राइट होगा। तो ये थे इस आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।